नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेथ मशीन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो कि हमें इंटरव्यू में और वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास पहले ही आ जाता है, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेथ मशीन। अगर वर्कशॉप का भी वाइवा हो कई बार या इंटरव्यू हो तो लेथ मशीन जो है उसके बारे में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले लेथ मशीन क्या होती है। अब लेथ मशीन आपने देखी होगी, इस तरह की लेथ मशीन होती है। ये फिगर हमने रफली बनाई है। लेथ मशीन हर एक वर्कशॉप में होती है। मदर ऑफ मशीन्स भी आप इसको कह सकते हैं, कि जो ये लेथ मशीन है सबसे जरूरी जो मशीन है वो होती है। तो ये आपने देखी होगी। तो लेथ मशीन इस तरह की होती है। तो पहले जान लेते हैं जो लेथ मशीन है वो है क्या। इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा जो लेथ मशीन है वो एक मशीन टूल है, यानी कि इसके थ्रू जो है हम काम करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, ऐसा कह लें। तो वहां पर जब हम काम करते हैं तो वहां पर हमें प्रोडक्शन मिलती है। तो लेथ मशीन जो है एक तरह का मशीन टूल है, जिसके अंदर क्या होता है, वर्क पीस को रोटेट किया जाता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो ये मशीन है यहां पर वर्क पीस को लगाया जाता है। अगर यहां पर देखें हम, तो यहाँ पर जो ये चक आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो चक है, ये चक होता है हमारे पास। अगर इसका हम नाम लिखें तो ये क्या है, हमारे पास चक होता है। ये 3 जा 4 जा इस तरह से इसके अंदर जो होते हैं, यहाँ पर वर्क पीस को लगाया जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस हमने लगा दिया है। ये क्या हो गया, वर्क पीस। अब ये वर्क पीस क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये जो चक है रोटेट करता है, तो ये रोटेट करेगा और फिर जो है इसके ऊपर काफी ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी कि वर्क पीस जो है इस चक के अंदर उसको लगाया जाता है, अच्छी तरह से टाइट किया जाता है, इसको अच्छी तरह से क्लैंप किया जाता है, इसकी अलाइनमेंट देखी जाती है और फिर जो है यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो लेथ मशीन क्या हो गई हमारे पास, एक मशीन टूल हो गया जो कि रोटेट करता है एक वर्क पीस को अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। उसके ऊपर आप काफी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, कटिंग करना है, नर्लिंग करना है, ड्रिलिंग करनी है, फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, जो भी है। तो बहुत सारे ऑपरेशन हम लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहले ले लेते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है। हेड स्टॉक के अंदर स्पिंडल, गियर्स और मोटर्स होती हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां कॉमा लगा देते हैं, स्पिंडल, गियर्स और मोटर्स, ये कंटेन करता है हेड स्टॉक। यानी कि अगर हम जाएं यहां पर देखिए, ये जो है यहां पर ये जो चीज है ये आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं हेड स्टॉक। तो यहां पर लिख देते हैं ताकि ये याद रहे हमारे, ये हेड स्टॉक होता है। इसके अंदर क्या होगा, सारी पुलिस वगैरह, मोटर वगैरह इसी के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर जो है गियर्स वगैरह कह लें, गियर्स, मोटर, जो स्पिंडल होगा जो ये बाहर जा रहा है, जो चक से कनेक्टेड है, तो सारा कुछ हेड स्टॉक ही रखता है। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका, हेड स्टॉक। ठीक है, चलिए। तो कंटेन्स द स्पिंडल, गियर्स एंड मोटर, सारा कुछ इसके अंदर होगा। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक क्या होगा, सपोर्ट्स द वर्क पीस ऑपोजिट द हेड स्टॉक। अब यहाँ पर देखिए टेल स्टॉक कहाँ पर है, ऑपोजिट द हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक हो गया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है हमारे पास टेल स्टॉक। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा टेल स्टॉक। अब जो ये टेल स्टॉक होता है ये वर्क पीस को सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई लंबी बार है, काफी लंबी बार है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो टेल स्टॉक के थ्रू ही हम उसको सपोर्ट देते हैं। तो टेल स्टॉक क्या है, हेड स्टॉक के बिल्कुल अपोजिट में है, बिल्कुल सामने कह लिए। और ये सपोर्ट करता है जो भी, अगर मान लीजिए किसी वर्क पीस को सपोर्ट की जरूरत है तो वहां पर ये सपोर्ट करेगा। तो दूसरा हो गया टेल स्टॉक। तीसरी बात कर लेते हैं कैरिएज। कैरिएज क्या होती है, होल्ड्स एंड मूव द कटिंग टूल माउंटेड ऑन द लेथ बेड बिटवीन द हेड एंड टेल स्टॉक। अब यहां पर देखिए, ये होल्ड और मूव करती है कटिंग टूल को, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। माउंटेड ऑन द लेथ बेड पे ये माउंट होता है बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। चलिए इसको समझते हैं, ये कहां पर होगा हमारे पास। अब देखिए जो कैरिएज होगी, ये सारी जो है कैरिएज होगी। अगर हम ऐसे कह लें कि ये जो है सारी को अगर हम कह दें, ये जो पोर्शन है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बिल्कुल बीच में है। और ये जो कैरिएज है ये मूव करती है, यानी कि सारी चीजों को लेकर ये मूव करती है आगे पीछे। अब कैरिएज यानी कि कैरी करना, तो सारी चीजों को ये कैरी करेगी। आगे देखेंगे इनके नाम क्या क्या है। तो कैरिएज हो गई एक हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में। और यहाँ पर टूल पोस्ट होती है, उसके बीच में टूल लगा होता है, यानी कि एक तरह से टूल को मूव कर रही है और होल्ड भी कर रही है। तो ऐसा कह लें, तो अभी ऐसा ही समझ लें कि ये कैरिएज है हमारे पास, जो कि कैरी करेगी जो सारी चीजें हैं उनको। तो यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होती है, काफी सारी चीजें होती हैं। अब यही मान लेते हैं कि कैरिएज जो है यहाँ पर मूव करती है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, और यहाँ पर टूल भी लगा होता है टूल पोस्ट में। अब यही समझ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होल्ड्स एंड मूव द कटिंग टूल, और माउंटेड होती है लेथ बेड पे और बिटवीन द हेड स्टॉक और टेल स्टॉक पे ये मूव कर सकती है। आगे बात करते हैं क्रॉस स्लाइड की। क्रॉस स्लाइड कौन सी होती है, माउंटेड ऑन द सैडल, ये सैडल पे माउंट होती है। मूव्स द कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस एक्सिस। अब इसको ध्यान से समझिए, ये टूल को परपेंडिकुलर टू द जो वर्क पीस एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर मूव करवाती है। अब देखिए ये जो है वर्क पीस का एक्सिस हो गया, ये वर्क पीस का एक्सिस हो गया, यहाँ पर टूल लगा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं टूल लगा होगा। अब देखिए अगर इस तरह से जा रही है, ये तो इस एक्सिस के लॉन्ग हो गई। अब इसके परपेंडिकुलर इसको इस तरह से जाना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सैडल होता है, यहाँ पर देखिए सैडल होता है, और इसकी मूवमेंट उस तरफ होती है जैसे हमने ये दिखाई। यानी कि लीनियर नहीं, उस तरफ परपेंडिकुलरली होगी, इस तरफ नहीं होगी, लेफ्ट राइट उस तरफ होगी परपेंडिकुलर। यानी कि ये परपेंडिकुलर टू द जो वर्क पीस एक्सिस है ये मूव करवा सकती है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो क्रॉस स्लाइड होगी, अब इसका नाम ही क्रॉस स्लाइड है, यानी कि ये जो क्या करेगी, ये सैडल पे माउंट होगी और मूव करेगी कटिंग टूल को परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस एक्सिस।
तो ये क्रॉस स्लाइड हो गई। उसके बाद कंपाउंड रेस्ट क्या होता है? कंपाउंड रेस्ट होता है इट कैन बी पोजीशनड एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। अब यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से समझें, अगर देखिए ये कैरियर आगे पीछे जा रही थी सारी चीजों को लेकर, तो यहाँ पर टूल लगा हुआ था, इस तरफ कटिंग करनी है, आगे पीछे ले जाना है, तो ये मूवमेंट हो गई। सैडल के थ्रू जो है उस तरफ की मूवमेंट हो गई, यानी कि जो क्रॉस स्लाइड है उसके थ्रू कर सकते हैं। अब किसी एंगल पे करना हो, यानी कि यहाँ पर टेपर हमें प्रोवाइड करना हो, कोई एंगल प्रोवाइड करना हो, तो वो कहाँ से होगा? तो यहाँ पर ये जो चीज है ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ पर ये जो होता है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पर बताया कंपाउंड रेस्ट होता है। इट कैन बी पोजीशनड एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ये किसी भी एंगल पर हम इसको घुमा सकते हैं, इसको ना घुमाया जा सकता है, यानी कि ये जो चीज है इसको हम घुमा सकते हैं, इस तरफ घुमा लें, इस तरफ घुमा लें, घुमा सकते हैं इसको, यानी कि किसी एंगल पर जो है, अब टूल पोस्ट इसके ऊपर हो गई तो वो भी जो है एंगल पे हो जाएगा, तो किसी एंगल पे यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है, तो यहाँ पर ये जो है कंपाउंड रेस्ट होता है। देखिए ध्यान से, ये कैरियज है पूरी एक तरह से। अब ये कैरियज के ऊपर जो है यहाँ पर सैडल पे क्रॉस स्लाइड लगी हुई है जो कि मूव करेगी, जो परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस एक्सिस है, इसको किसी एंगल पे ले सकते हैं जो कंपाउंड रेस्ट है इसके थ्रू। तो ये चीज आपकी समझ आ गई होगी, अगर आपने मशीन देखी है तो वो चीज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है होल्ड्स द कटिंग टूल, ये कटिंग टूल को होल्ड करता है। अब ये जो पूरा है ये टूल पोस्ट होती है, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं टूल पोस्ट। अब टूल पोस्ट का काम क्या हो गया? टूल पोस्ट का काम ये काम हो गया इसका कि ये किसी टूल को यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ टूल लगा देते हैं, तो टूल को होल्ड करने का काम करती है, टाइटली उसको पकड़ के रखती है। तो अब जो है किसी भी तरफ आगे पीछे जाना है तो यहाँ पर सारी मूवमेंट हमने देख ली, आगे पीछे जा सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं, परपेंडिकुलर किसी एंगल पे हम इसको ले सकते हैं। तो टूल पोस्ट का काम है टूल को होल्ड रखना, एक तरह से बस ये काम होता है टूल पोस्ट का। उसके बाद बेड होता है। बेड क्या होगा? एक तरह की फाउंडेशन है मशीन की, जो कि सारी चीजों को अपने ऊपर रखेगी, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरियज जो है जो उसके ऊपर स्लाइड करेगी कैरियज, तो ये सारी चीजें जो है इसी के ऊपर तो होती हैं। बेड कौन सा हो गया? ये जो रेड कलर में सारा है ये बेड है, तो ये फाउंडेशन होगी एक तरह से जिसके ऊपर ये सारी चीजें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें ये क्या होगा? ये बेड होगा इसका। अब ये भी कहीं साइज में आता है तो बेड होता है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं, ये लेग हो गई, ये लेग 1 हो गई, ये लेग 2 ऐसे कह लें, ये लेग हो गई। या कई बार जो फ्रेम है पूरा जो है यहाँ पर भी बना दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम लेग दिखा रहे हैं इसको, जो कि नीचे जो जिसको जहां पर भी लगाना है फाउंडेशन के साथ वहां पर लगा देते हैं, तो ये लेग्स हो गई। तो ये चीजें जो है हमने देखे, एक पार्ट देखा इसका, तो हमने समझा बेड क्या होता है, एक फाउंडेशन होगी मशीन की। नेक्स्ट अगर बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए लेथ? लेथ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ये हमने पढ़े भी हैं, ये आप वीडियोस देख भी सकते हैं, यानी कि टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, ग्रूविंग, नर्लिंग, चम्फरिंग, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर। तो ये सारे ऑपरेशन जो है मेन ऑपरेशन है, ये आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए चक एंड ए कोलेट? अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये चक हमने देखा, चक के अंदर क्या किया हमने? किसी वर्कपीस को होल्ड किया। इसी तरह से एक कोलेट भी होता है, यानी कि चक के अंदर तो हम किसी भी शेप का लगा लें, इरेगुलर शेप भी हो वो भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन कोलेट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, तो चक जो है एक तरह से टाइपिकली हम यूज करते हैं 3 जा चक या फिर 4 जा चक, यानी कि जिसके अंदर 3 जा होंगे या 4 जा, जो कि अभी हमने देखा, जो कि वर्कपीस को क्लैंप करेगा, और इसके अंदर जो है हम लार्जर और इरेगुलरली जो शेप्ड आइटम्स हैं उनको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक कर लीजिए, इरेगुलरली शेप्ड आइटम्स को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोलेट की बात करें, कोलेट जो है बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, प्रिसाइज और जो कंसेंट्रिक ग्रिप देता है, लेकिन स्मॉलर सिलेंड्रिकल वर्कपीसेस को रखता है। ये कोलेट के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। चक के अंदर हम इस तरह का कोई भी वर्कपीस यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोलेट जो है बहुत अच्छी ग्रिप दे देता है, मोर प्रिसाइज हमें ग्रिप देता है, लेकिन स्मॉलर सिलेंड्रिकल वर्कपीसेस के लिए होता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कूलेंट इन लेथ? अब आंसर क्या है इसका? कूलेंट हेल्प करता है हीट को जो जनरेटेड हो रही है वहां पर उसको रिड्यूस करने में। अब जब भी आप कटिंग करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई भी टाइप का ऑपरेशन करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो कूलेंट का काम क्या होगा? कूलेंट कहीं पर भी हम यूज करते हैं तो सीधा इसका फंक्शन क्या है कि रिड्यूस करना हीट को जो भी जनरेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर लेथ मशीन के अंदर इसके और भी फंक्शन होते हैं, लुब्रिकेट करना कटिंग टूल को, वर्कपीस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तीसरा, जो चिप्स बनते हैं, चिप्स क्या होता है? जो मटेरियल रिमूव होता है जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो उसको फ्लश अवे करना, यानी कि उसको जो है बहाकर ले जाना, साफ सुथरा रखना उस जगह को जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि टूल और वर्कपीस के बीच में एक तरह से साफ सुथरा रखना, और जो बाकी के चिप्स इधर उधर गिरे हैं तो उनको भी बहाकर ले जाना। तो यहाँ पर कूलेंट का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट काम होता है। इंप्रूव सरफेस फिनिश, इससे क्या होगा? जो फिनिश होती है सरफेस की वो भी अच्छी आएगी, यानी कि जो वर्क पीस के ऊपर हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, तो काफी काम करता है कूलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ कैन यू चूज ए प्रॉपर कटिंग स्पीड एंड फीड रेट फॉर लेथ मशीन? यानी कि आप प्रॉपर कटिंग स्पीड और फीड रेट कैसे चूज करेंगे लेथ मशीन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं? तो इसके अंदर हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये डिपेंड करेगा वर्कपीस मटेरियल के ऊपर, कौन सा आप यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों पर ये डिपेंड करेगा, कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, हाई स्पीड स्टील है या आप कौन सा यूज कर रहे हैं, डिजायर्ड सरफेस फिनिश क्या है, आप रफ सरफेस चाहते हैं, फिनिश सरफेस चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस चाहते हैं, और जो मशीन की कैपेबिलिटी है, ये हर चीज पे डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से हम जो है उसका स्पीड और फीड रेट देखेंगे, यानी कि हमें क्या बताना है इसके अंदर कि कौन सा वर्कपीस हमें जो है करना है, जिसके ऊपर हमें काम करना है वो कौन सा है, कटिंग टूल हम कौन सा मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जो डिजायर सरफेस फिनिश है यानी कि रफ तो नहीं है, ज्यादा स्मूथ कैसा है, यानी कि ये हमें चीज देखनी है, और मशीन की कैपेबिलिटी भी देखनी है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आएंगी।
जनरली जो कटिंग स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं सरफेस फीट पर मिनट में, ये भी आपको ध्यान रखना है, और मीटर्स पर मिनट आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो फीड रेट होता है उसको यूजुअली मेजर करते हैं इंचेस पर रेवोल्यूशन में, और मिलीमीटर्स पर रेवोल्यूशन में भी इसको मेजर कर सकते हैं। ये भी चीज पूछी जा सकती है कि जो कटिंग स्पीड है उसको हम मेजर कर सकते हैं सरफेस फीट पर मिनट, या ऐसा पूछा जा सकता है कि सरफेस फीट पर मिनट क्या है, तो जनरली हम इसे कटिंग स्पीड को मेजर करते हैं। मीटर पर मिनट ये हम समझ ही जाएंगे। इसी तरह से फीड रेट को जो है आईपीआर यानी कि इंचेस पर रेवोल्यूशन में भी मेजर किया जाता है, और मिलीमीटर्स पर रेवोल्यूशन में भी मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर जो हमें दिया गया है, विच टूल इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग ऑन ए लेथ मशीन। अब कौन सा टूल यूज किया जाता है थ्रेडिंग करने के लिए लेथ मशीन के ऊपर? तो यहाँ पर सिंपल जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही हम यूज करते हैं। जो थ्रेडिंग जो है उसके लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया जाता है स्क्रू थ्रेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल लेथ मशीन और सीएनसी लेथ मशीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जो कन्वेंशनल लेथ मशीन है उस पर आपने वर्कशॉप में देखी होगी, सीएनसी लेथ मशीन भी शायद आपने देखी हो, तो इनमें फर्क क्या होता है? अगर सीएनसी की बात करें, ये कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती है, यानी कि कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमें फीड करना होता है मशीन में, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली चलती है, यानी कि अपने आप मूवमेंट करवाती है, वो टूल का कूलेंट अपने आप यूज करती है जब करना है, यानी कि एक तरह से ऑटोमेटेड है। तो इससे बहुत अच्छी प्रिसाइज मशीनिंग आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी प्रिसाइज मशीनिंग इससे होती है, बहुत अच्छा हमें सरफेस फिनिश मिलता है। और जो कन्वेंशनल लेथ है उन वो मैनुअली ऑपरेटेड होती हैं, आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी, तो इसलिए इनको एक स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है अगर हमें इनको ऑपरेट करना है कि किस तरह से, जैसे हमने बात की कितनी स्पीड चाहिए, कितना फीड रेट चाहिए, कौन सा टूल यूज करना है, कब जो है हमें उसको आगे पीछे मूव करवाना है, ये सारी चीजें जो है मैनुअली ऑपरेटेड होंगी। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है, एक तो ऑटोमेटेड है, एक प्रोग्राम उसमें जाएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक काम करेगी, और एक जो है कि हमें काम जो है उससे करवाना पड़ेगा खुद, हर एक स्टेप पे हमें ही करना है। तो ये एक तरह से स्किल्ड ऑपरेटर की बहुत जरूरत है, और मैनुअली है, तो इसके और इसके जो अगर रिजल्ट में देखें काफी अंतर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड व्हेन वी वर्क ऑन ए लेथ मशीन एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व देम, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमें आ सकती हैं जब हम काम करेंगे लेथ मशीन के ऊपर, और उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो चैटर का साउंड होता है, यानी कि वाइब्रेशंस के कारण ये होता है, तो इसको जो है हम जो कटिंग पैरामीटर्स है उनको एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर टूल क्लैंपिंग हमें देखनी है, अगर टूल लूज होगा तब भी चैटर का साउंड आएगा, या फिर जो वाइब्रेशन डैम्पनर्स हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं ताकि वाइब्रेशन कम हो। तो चैटर का साउंड जो है कई कारणों से हो सकता है, टूल अगर प्रॉपर हमने नहीं लगाया तब भी, वर्कपीस अगर प्रॉपर नहीं लगाया है तब भी, तो कई कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट जो है पुअर सरफेस फिनिश जो है हमें देखने को मिल सकती है कई बार, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कटिंग स्पीड है वो देखनी पड़ेगी, कहीं हम ज्यादा तो नहीं कटिंग स्पीड दे रहे या फीड रेट दे रहे, या फिर टूल की जो शार्पनेस है वो तो कम नहीं होगी, या वो ब्लंट तो नहीं हो गया टूल, या टूट तो नहीं गया। इस तरह की जो पुअर सरफेस फिनिश के ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद टूल ब्रेक जो है वो क्यों हो गया है, या तो आप उसके ऊपर कटिंग फोर्स जो बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपने इम्प्रॉपर टूल सेक्शन किया है, यानी कि काफी कमजोर टूल आपने ले लिया है, बार बार टूट रहा है। तो सारी चीजें हमें टूल ब्रेक के केस में देखनी होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाउ कैन यू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए लेथ मशीन। अब यहां पर आप एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे जो लेथ मशीन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डायल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। डायल इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा है, ताकि जो स्पिंडल है वो सीधा उसके अंदर, यानी कि जो हमने वर्कपीस लगाया है वो सीधा लगा है या नहीं, तो डायल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। या फिर जो अलाइनमेंट है टेल स्टोक की और हेड स्टोक की, वो भी चेक कर सकते हैं कि वो भी सही है या नहीं है, तो वो चीज हमें चेक करनी है। या फिर हमें कोई एक टेस्ट पीस ले सकते हैं, यानी कि एक रफ पीस ले सकते हैं, उसको मशीनिंग करके देख सकते हैं, और मशीनिंग करके देख सकते हैं कि वो डायमेंशनिंग जो आ रही है रिजल्ट के अंदर वो ही आ रही है जो हमें चाहिए या नहीं, यानी कि एक रफ जो है काम पहले करके देख सकते हैं, एक टेस्ट पीस लेकर काम करके देख सकते हैं। तो इस तरह से एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज हाफ नट इन लेथ मशीन। हाफ नट क्या होता है लेथ मशीन के अंदर, आपने सुना होगा, इसको स्प्लिट नट भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, ये नट जो होता है ये लॉक कर देता है लीड स्क्रू और कैरियज को एक साथ, यानी कि जो अपने आप मूव करता रहता है लीड स्क्रू, और उसके ऊपर कैरियज मूव करती रहती है। कब यूज किया जाता है, जब हमें थ्रेड काटने हो, क्योंकि मैनुअली आप जो है उसको कॉन्स्टेंटली स्पीड और फीड रेट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या है, लीड स्क्रू और कैरियज को लॉक कर दिया जाता है इस नट की हेल्प से। तो कैरियज जो है मूव करती रहती है लीड स्क्रू के ऊपर, और जो है एक जो स्पीड मेंटेन रहती है, और आप थ्रेड जो है आसानी से किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस के ऊपर काट सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन ए लेथ, यानी कि लेथ मशीन पर जब आप काम कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। पहला, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेफ्टी ग्लासेस जरूर पहनने हैं, क्योंकि जब आप मशीनिंग करते हैं या कटिंग करते हैं लेथ मशीन के ऊपर तो वहां पर चिप्स बनते हैं, यानी कि जब मटेरियल मूव होता है तो वहां पर जो है काफी जो चिप्स बनते हैं काफी तीखे होते हैं, काफी गर्म भी होते हैं, तो सेफ्टी ग्लास बहुत जरूरी है, आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने जो हाथ हैं उनको मूविंग पार्ट से हमेशा दूर रखना है। आपके जो हाथ हो गए या आपके लूज कपड़े आपको कभी नहीं पहनने, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर वर्कपीस की और टूल की क्लैंपिंग होनी चाहिए, जो प्रॉपर जो कटिंग टूल है वो आपको यूज करना है। लूज क्लोथिंग आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने, यानी कि ढीले कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि मूविंग पार्ट काफी ज्यादा है, वहां पर फंस सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अपने हेयर को लूज नहीं रखना, यानी कि अपने हेयर्स जो हैं आपके उनको जो है खुले नहीं रखना। तो अगर वो यानी कि आपके हेयर्स बड़े हैं और अगर वो खुले हैं तो मूविंग पार्ट है वहां पर फंस सकते हैं, बहुत जो है हार्म पहुंचा सकती है ये चीज। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि हेयर्स जो हैं वो जो है लूज अगर बड़े हैं तो उनको खुले नहीं रखना, उनको अच्छी तरह से प्रॉपर बांध के रखना है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट करनी है मशीन के ऊपर तो पहले उसको रोकना है, यानी कि स्टॉप करना है, फिर उस पे जो है कोई भी एडजस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं करना कि चलती चलती मशीन पे ही आप कोई एडजस्टमेंट करने लग जाए, तो इससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमने पढ़े जो लेथ मशीन है उसके बारे में जरूरी चीजें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।